नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी बीपीएससी पीजीटी के लिए, एसएसबी पीजीटी के लिए एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 1499 का कंप्लीट कोर्स है। और अगर आप लोग को पूरा नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए टीआरई 3.0 के लिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसकी फीस केवल आपको 799 है। अगर टीआरई 3.0 के लिए बस चाहिए तो उसकी फीस केवल 799 है। और यह जो आपका कंप्लीट कोर्स है ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। टीआरई 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, और बाकी यूपी में और एसएसबी में जो भी वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी की, वो सबके लिए है 1499 में। ठीक है। और यह आपका सिर्फ और सिर्फ टीआरई 3.0 तक ही आपका वैलिड रहेगा। 799 का है। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है और ऊपर भी शो हो रहा है। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यह आपका चैप्टर है। चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक शहर। तो आज यह लॉन्ग चैप्टर है और इसमें आप लोग का बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर से संबंधित आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज संख्या 15 है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। टेस्ट सीरीज संख्या 15। प्रश्न 1 है, कालीघाट चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो किस क्षेत्र से था कालीघाट चित्रकला का संबंध? कोलकाता से, मद्रास से, तमिलनाडु या गुजरात से? तो कालीघाट चित्रकला का संबंध हम कोलकाता से लेते हैं। कालीघाट चित्रकला का संबंध कोलकाता से है। कालीघाट चित्रकला का उद्गम 19वीं सदी में कोलकाता के कालीघाट मंदिर में हुआ माना जाता है। इस चित्रकला में मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं और उस समय पारंपरिक किंवदंतियों के पात्रों के चित्रण विशेषतः देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। भारत में रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रेलवे की शुरुआत 1858 से हुई। तो क्या यह बात है सही है? ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेलवे की शुरुआत 1853 से मानी जाती है। इसमें भारतीय परंपरागत उद्योग को बढ़ावा दिया। तो रेलवे की शुरुआत ने भारतीय परंपरागत उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों के उद्योग को बढ़ावा दिया। ठीक है, यह भी आपका गलत है। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगे। तो बिल्कुल आर्थिक गतिविधियों के जो केंद्र थे परंपरागत शहरों से दूर जाने लगे, क्योंकि रेलवे का विकास हो गया। तो जो आर्थिक गतिविधियां एक जगह थी वो अब कई जगह होने लगी। ठीक है, नए नए शहरों का निर्माण हुआ और नए उद्योग धंधों का विकास हुआ। तो यह 3 जो है ऑप्शन सही है आपका। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 3, मतलब विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 से मानी जाती है। आप जानते हैं कि बंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को आपका पहली रेलगाड़ी चली हुई थी। ठीक है, अतः कथन 1 जो है गलत है। रेलवे के विकास से भारतीय परंपरागत उद्योग को काफी नुकसान हुआ। रेलवे के विकास से उद्योगों का कच्चा माल आसानी से मिलने लगा तथा इन मशीनीकृत सामानों की बराबरी भारतीय उद्योग नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो परंपरागत उद्योग जो उद्योग धंधे थे, कुटीर उद्योग जो था, उसको दिक्कत हुई रेलवे के विकास से। ठीक है, रेलवे का विकास हो गया तो कच्चा माल आसानी से फैक्ट्री तक पहुंचने लगा और फैक्ट्री अच्छे किस्म के सामान बनाती थी। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगे, क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों और नदियों के समीप थे। अब रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण केंद्र बन गया। उदाहरण के लिए गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास और सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था, जो बंबई तक आने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। अगला प्रश्न देखिएगा, अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब मानी जाती है? 1872, 1878, 1889 या 1870? अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत 1872 से मानी जाती है, लॉर्ड मेयो के समय से। अतः विकल्प 1 जो है आपका सही है। अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत 1872 में की गई थी। इसके बाद 1881 में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वे ऑफ इंडिया
का गठन कब किया गया? सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया था? तो 1878 में। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 में किया गया था। देखिए ये जितना भी सीरीज मैं आप लोग को दे रहा हूं ये सभी एनसीईआरटी की सीरीज है और ऐसे लगभग आपको 2500 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज दूंगा आप लोग को, ठीक है, पीजीटी के लिए। एकदम रगड़ कर मेहनत करिए, बिल्कुल आपका देखिए बीपीएससी पीजीटी में आपका चयन सुनिश्चित है। एकदम ध्यान में रखिएगा, जितने भी लोग देख पा रहे सुन पा रहे हैं, एकदम चयन सुनिश्चित है और चयन नहीं हो रहा है तो आपकी लापरवाही है। अगर आप, मैं तो इस घमंड के साथ मैं बात कह रहा हूं कि अगर आप हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के मटेरियल को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद ही आप पास हों, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस में सारा मटेरियल दे रहा हूं। हमारे नोट्स को पढ़ लीजिए, हमारे टेस्ट सीरीज को पढ़ लीजिए, जो भी हमारे द्वारा मटेरियल मिल रहे हैं उसको आप फॉलो कर लीजिए। अगर आप असफल हो जाइए तो फिर आकर आप बात करिए, लेकिन पूरी तरह से 100% फॉलो करने के बाद, ठीक है। तो आपको 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पूरा नोट्स भी मिलेगा। हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 में किया गया। इसका कार्य सर्वेक्षण द्वारा नक्शे तैयार करना था। अब आप ये सोचिए, जिस समय लोग अभी इस बार से शुरुआत हुआ है कि भाई एनसीईआरटी का लोग महत्व समझे हैं और हमने टीआरई 2.0 में ही पूरी तरह से एनसीईआरटी ज्यादातर मैंने कंप्लीट कराया था, ठीक है। और मैंने 15 मिनट का, 16 मिनट का, 20-20 मिनट का वीडियो बनाया हूं और वहां से 7 प्रश्न 8 प्रश्न आए हुए थे टीआरई 2.0 में, ठीक है। तो इधर पूरी जानकारी होती है कि किस तरह से प्रश्न आप लोग को दिए जाए। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 में किया गया था। इसका कार्य सर्वेक्षण द्वारा नक्शे तैयार करना था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तो विचार करिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो कलकत्ता में है, बिल्कुल गलत है भैया। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ना वो मद्रास में है, मद्रास में था, ठीक है, न कि कलकत्ता में। फोर्ट विलियम बंबई में है, बिल्कुल ये भी गलत है। फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में है, तो बस उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो 1 भी गलत है और 2 भी गलत है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 1 और 2 दोनों सही सुमेलित है ये नहीं है, तो न तो 1 है न तो 2 है, मतलब विकल्प डी। व्याख्या देख लीजिएगा, उपयुक्त दोनों कथन सही सुमेलित नहीं है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? मद्रास में है। और फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में है। उल्लेखनीय है कि मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम तथा बंबई में फोर्ट ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों से बाहर बस्तियों में रहते थे। तो देखिए, जो यूरोपीय व्यापारियों का जो रहने का स्थान था यही फोर्ट हुआ करता था, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट विलियम, इसमें यूरोपीय व्यापारी ही रहा करते थे। प्रश्न 6 देखिएगा, राइटर्स बिल्डिंग कहाँ स्थित है? राइटर्स बिल्डिंग बंबई में है, कलकत्ता में है, मद्रास में है, गुजरात में है। तो राइटर्स बिल्डिंग जो है कलकत्ता में है, कोलकाता कहा जाता है इसको। देखिए राइटर्स बिल्डिंग जो क्या हुआ होता था, यह अंग्रेज व्यापारियों के रहने का आवास था। राइटर्स बिल्डिंग, जिसमें अंग्रेज व्यापारी रहा करते थे, ठीक है। इस समय वर्तमान समय में यह कलकत्ता में है राइटर्स बिल्डिंग। तो इस समय वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय है राइटर्स बिल्डिंग में ही है। देखिए राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता स्थित अंग्रेजों का दफ्तर था। यहाँ राइटर्स का आशय क्लर्कों से था। यह ब्रिटिश शासन में नौकरशाही के बढ़ते कदम का संकेत था। वर्तमान में यह भारत के राज्य पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के सचिवालय की इमारत है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। अक्टूबर 2013 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कार्यालय, देखिए अक्टूबर 2013 तक पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ठीक है, उनका कार्यालय 2013 तक, मतलब जो भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हों 2013 तक उनका कार्यालय जो था वो इसी इमारत में था, राइटर्स बिल्डिंग में ही था। लेकिन 2013 के बाद अलग कार्यालय बना दिया गया है मुख्यमंत्री का, लेकिन सचिवालय अभी भी उसी राइटर्स बिल्डिंग में ही है। लेकिन इमारत के नवीनीकरण के कार्य के चलते सरकार के अधिकांश विभाग अस्थायी रूप से हावड़ा में स्थित नाबन्ना नामक एक अन्य इमारत में स्थानांतरित कर दिए गए। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रिटिश काल में प्रचलित पल्लडियन शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पल्लडियन शैली क्या है और इसका संबंध किससे है? तो देखिए पल्लडियन शैली जो है ना, यह भवन निर्माण की शैली है। भवन निर्माण की शैली है पल्लडियन शैली, और ब्रिटिश काल में यह बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने निजी मकान बनाना प्रारंभ कर दिया था। इनमें से ज्यादातर मकान पल्लडियन शैली के थे, जिनमें गर्मी से बचने के लिए खंभों के सहारे बड़े बरामदे बनाए गए थे। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, विनोदिनी दासी किस क्षेत्र से संबंधित है?
राजनीति से, रंगमंच से, चित्रकला से या गायन से। विनोदिनी दासी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रंगमंच से संबंधित है विनोदिनी दासी। ठीक है, थिएटर कलाकार थी। देखिए, विनोदिनी दासी का संबंध बंगाली रंगमंच से है। इनका ध्यान रखिएगा, 1863 में इनका जन्म हुआ था। 1941 में यह स्वर्गवासी हो गई थी और इनका जो संबंध है बंगाली रंगमंच से है। कलाकार थी और रंगमंच पर नाटक किया करती थी। ठीक है, इन्होंने स्टार थिएटर और कलकत्ता की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। स्टार थिएटर कलकत्ता मतलब थिएटर उन्होंने स्थापना की थी 1883 में। यह थिएटर कई प्रसिद्ध नाटकों के लिए जाना जाता था। पहले क्या होता था, थिएटर पर नाटक हुआ करता था। ठीक है, मतलब नाटक कंपनी की स्थापना, मतलब एक तरह से रंगमंच मतलब नाटक। ठीक है, कलाकार थे विनोदिनी दासी और इन्होंने कई प्रकार के थिएटर की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, अमार कथा। ठीक है, ये लोग कलाकार थे भाई, इसे आप निगेटिव वे में लेकर मत चलिएगा। आज के जो थिएटर वाले हैं उनसे कंपेयर नहीं हो सकता है। जो अपने आप को थिएटर कहते हैं और फुहड़ता प्रदर्शित करते हैं, भोजपुरी गाना गंदा लगाकर उस पर नाचते फिरते हैं, वह लोग उस लायक नहीं है। ठीक है, थिएटर में मतलब कि कई धार्मिक, कई सामाजिक, प्रेरणादायी नाटक हुआ करता था, ड्रामा हुआ करता था। अब ये लोग शुद्ध कलाकार थे। ठीक है, अब थिएटर का मतलब वो नहीं जो गंदगी परोसी जाती है आजकल। ये तो समझ नहीं पाता हूं कि छोड़िए क्या कहा जाए। कभी कभी एक एक गाने ऐसे हैं कि बस समझ नहीं आता कि एक ही गाने पर, एक ही टोन पर वो कई सारे गाने हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अरे वही केंद्र था जहां सभी लोग जान देते थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, सभी लोग सूरत में ही आकर व्यापार किया करते थे। तो भारत में अंग्रेजी कंपनी का व्यापारिक गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र था वह था सूरत। विकल्प डी जो है आपका सही है। भारत के अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र पश्चिमी तट पर, दूसरा पश्चिमी तट पर स्थित सूरत था। देखिए, उनको 1508 में अंग्रेजों को लाइसेंस मिल चुका था कि सूरत में जाकर व्यापार कर सकते हैं, सूरत में कोठी की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, और सूरत में इन्होंने कोठी की स्थापना कर दी थी 1508 में, लेकिन पुर्तगालियों के दिक्कत की वजह से इन्होंने अपना यहाँ का काम छोड़ दिया। उसके बाद 1511 में इन्होंने भूसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी, लेकिन शुरुआत उन्होंने सूरत से ही किया था। प्रश्न 10 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित चेन्नापट्टनम में व्यापारिक चौकी स्थापित की थी। ये आपका सही है। अंग्रेजों ने चेन्नापट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय सामंतों से खरीदा था। यह भी सही है। डच प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी थी। डच नहीं, फ्रांसीसियों प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी थी, न कि डच। तो 1 तो सही है, 2 भी सही है, 3 आपका सही नहीं है। तो कौन सा सही है? 1 और 2 मतलब विकल्प बी। अंग्रेजों ने 1639 में पूर्वी तट पर स्थित चेन्नापट्टनम, देखिए मद्रास में चेन्नापट्टनम है, ठीक है, चेन्नापट्टनम में एक व्यापारिक चौकी स्थापित की थी। अंग्रेजों ने चेन्नापट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय सामंतों, कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था। फ्रांसीसी कंपनी की प्रतिद्वंदिता के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी थी और अपने प्रतिनिधियों को ज्यादा राजनीतिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी थी। 1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास पूरी तरह से सुरक्षित हो गया और यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। मद्रास शहर की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने। ये क्या थे? फ्रांसिस डे अंग्रेज नहीं थे, फ्रांसीसी थे, और फ्रांसीसी नहीं थे, अंग्रेज थे। प्रश्न 11 देखिएगा। मद्रास में वेल्लालार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? वेल्लालार क्या होते थे? मद्रास में किसान होते थे, शिल्पी वर्ग होते थे, स्थानीय ग्रामीण जाति होते थे, या कर एकत्रित करने वाले विशिष्ट समुदाय होते थे। वेल्लार जो होते थे यह स्थानीय ग्रामीण जाति होते थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। मद्रास में कंपनी के तहत नौकरी पाने वाले सभी वेल्लार ही थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति ही थी। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार तेलुगु कोमाटी समुदाय मद्रास में एक ताकतवर व्यवसायिक समूह था। ठीक है, वेल्लार क्या थे? स्थानीय ग्रामीण जाति थी। ठीक है, और इसी तरह से तेलुगु कोमाटी समुदाय भी था जो मद्रास में ताकतवर व्यवसायिक समूह था। प्रश्न 12 देखिएगा। मद्रास में पेरियार
मद्रास में पेरियार एवं वन्नियार के संबंध में कौन सा कथन सही है? दो समूह हैं, पेरियार और वन्नियार, तो इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? राजा के सामंतों का समूह जो बाद में अंग्रेजों के प्रति वफादार हो गए, या फिर गरीब कामगार वर्ग, या संपन्न शहरी वर्ग जिसका व्यापार पर एक अधिकार था, ऐसा वर्ग जिसे स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों की समझ थी। तो देखिए पेरियार और वन्नियार यह जो समूह था, सामाजिक समूह था मद्रास में, यह एक गरीब कामगार वर्ग थे। ठीक है, गरीब कामगार वर्ग मतलब एक मजदूर वर्ग था। पेरियार या वन्नियार एक क्या था? मजदूर वर्ग था। मद्रास में पेरियार या वन्नियार का संबंध गरीब कामगार वर्ग से है, मतलब समुदाय से है। प्रश्न 13 देखिएगा, मद्रास के माइलापुरा एवं ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? किससे था ये बताना है। मद्रास के माइलापुरम एवं ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध निम्नलिखित में से किससे था बताना है। तो यह हिंदू धार्मिक केंद्र था। मद्रास के माइलापुरम एवं ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध किससे था? तो यह क्या था? यह आपका हिंदू धार्मिक केंद्र था। विकल्प 1 जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, मद्रास के माइलापुरम एवं ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध हिंदू धार्मिक केंद्र से था। बाद में आरकोट के नवाब ट्रिप्लिकेन में जाकर बसे, जो बाद में मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया। ये देखिए माइलापुरम और ट्रिप्लिकेन जो था यह मद्रास में क्या था? हिंदू धार्मिक केंद्र था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब यहाँ पर आरकोट का नवाब, जो दक्षिण में आरकोट था, आरकोट का नवाब जब ट्रिप्लिकेन में जाकर बस गया तो वहाँ क्या हुआ? मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मुसलमान भी आगे जाकर बस गए। ठीक है, प्रश्न 14 देखिएगा, प्रश्न संख्या 14 क्रम में इधर उधर हो जाता है, पता नहीं क्यों, इसे आप छोड़िए। तमिल में पेट शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? देखिए गुप्त काल में पेट होता था। पेट का मतलब तहसील होता था। ये प्रशासनिक विभाजन के तहत था। पेट का मतलब तहसील होता था गुप्त काल में। ठीक है, लेकिन तमिल में पेट शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग होता था? तो बस्ती के लिए, टाउन के लिए यह शब्द प्रयोग होता था पेट। विकल्प ए जो है आपका सही है। तमिल में पेट शब्द का प्रयोग बस्ती के लिए किया जाता था, जबकि पूरम शब्द गांव के लिए प्रयोग किया जाता था। देखिए पूरम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गांव के लिए, और पेट शब्द बस्ती के लिए। और तहसील भी ध्यान में रखिएगा, मतलब विषय को क्या कहा जाता था? जिला को कहा जाता था विषय, और विषय के दिन क्या होता था? पेट होता था। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया? नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश। नगर नियोजन का मतलब क्या है? मतलब नगर के लिए रूल बनाना कि नगरों में सड़क ऐसी होनी चाहिए, नाली की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, स्वच्छता ऐसी होनी चाहिए, जो भी कुछ है नगर नियोजन मतलब नगर को सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है, तो नगर नियोजन की आवश्यकता पर सबसे पहले किसने प्रशासकीय आदेश जारी किया था? तो वह था लॉर्ड वेलेस्ली, विकल्प सी। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया, मतलब जीओ जारी किया। ठीक है, और इस विषय में कई कमेटियों का गठन भी किया। इसके बाद जन स्वास्थ्य पर एक विचार बन गया था। आमतौर पर जन स्वास्थ्य पर ही यह नगर नियोजन लाया था वो। प्रश्न 16 देखिएगा, नगर नियोजन का मतलब नगरों में मिलने वाली सुविधाओं से है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह आपका नगर नियोजन से ही संबंधित था। लॉर्ड वेलेस्ली लाया था लॉटरी कमेटी का गठन, निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो नगर नियोजन से ही संबंधित था। जैसे लॉटरी कमेटी में क्या होता था कि जो भी उस समय जो भी लोग मदद किया करते थे, वह जो मतलब कि नगरों में रहने वाले लोग ही यह नगर नियोजन मतलब कि नगरों की साफ सफाई, स्वच्छता या जो भी कुछ नगरों में मिलने वाली सुविधाओं का खर्च उठाते थे, नगरों में रहने वाले ही लोग। तो देखिएगा व्याख्या में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लॉटरी कमेटी का गठन नगर नियोजन के लिए किया गया था। इसका नाम लॉटरी कमेटी इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। ठीक है, अर्थात शहर के विकास की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार अपितु नागरिकों की भी थी।
ठीक है, तो आज भी लिया जाता है भाई, नगर निगम टैक्स लेता ही है। जल कर होता है, गृह कर होता है, कई सारे कर होते हैं जो नगर निगम लेता है अगर नगर में कोई रह रहा है तो। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, ब्रिटिश कालीन बंबई शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश कालीन जो बंबई शहर है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह 7 टापुओं को मिलकर बना था। जो बंबई शहर है यह 7 टापुओं को मिलाकर बना था, ठीक है। इसे 7 टापुओं की रानी भी कहा जाता है बंबई को, इसीलिए। यह औपनिवेशिक भारत की आर्थिक राजधानी था, बिल्कुल। इस समय भी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को ही कहा जाता है, मुंबई को ही कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी, तो यह भी सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, विकल्प डी। उपयुक्त सभी कथन सही है। ब्रिटिश कालीन बंबई शहर 7 टापुओं को मिलाकर बना है। यह औपनिवेशिक भारत की आर्थिक राजधानी था। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बंबई से ही होता था। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? भारत का सरताज अंग्रेजों ने किसे कहा है? सूरत को, बंबई को, मद्रास को? तो बंबई को कहा है भारत का सरताज अंग्रेजों ने। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया था, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बंबई के संबंध मजबूत हुए थे। बंबई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बंबई को भारत का सरताज शहर घोषित किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19, अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्री या नियो क्लासिकल? यह भवन निर्माण शैली है नवशास्त्री या नियो क्लासिकल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्री या नियो क्लासिकल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सजावट के लिए फूल पत्तियों के चित्रों के निर्माण पर अधिक बल दिया जाता था। नवशास्त्री या न्यू क्लासिकल की विशेषता क्या है? देखिए, सबसे पहले यह जानना कि यह भवन निर्माण शैली है। नवशास्त्री या न्यू क्लासिकल क्या है? भवन निर्माण शैली है। और इसमें सजावट के लिए फूल पत्तियों के चित्रों के निर्माण पर अधिक बल दिया जाता है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था इसमें। दूसरा देखिएगा, यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली थी। भैया भवन निर्माण शैली थी ना, यह रोम की क्या होती थी? यह भवन निर्माण शैली थी। अंग्रेजों ने इसका प्रयोग भव्यता प्रदर्शित करने के लिए किया था। मतलब अपने दरबार में भव्यता के लिए, या फिर अंग्रेजों के जो भी भवन थे, ठीक है, या इस शैली में भवन जो थे काफी भव्य बनाए जाते थे, और यह रोम की भवन निर्माण शैली थी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2, 1 तो सही नहीं है, 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 मतलब विकल्प डी। व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा आपका। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्री या नियो क्लासिकल की मुख्य विशेषता बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण थी, न कि सजावट के लिए फूल पत्तियों के चित्रण का निर्माण। इसमें क्या होता था? बड़े बड़े स्तंभ बनाए जाते थे, खंभे बनाए जाते थे, और ज्यामितीय संरचना मतलब की दिखती थी। भवन निर्माण में ज्यामितीय संरचना का प्रयोग किया जाता था, मतलब एक निश्चित दूरी पर ऐसे ऐसे करके ऐसे बनाया जाता था। रेखागणितीय संरचना का निर्माण होता था, न कि सजावट के लिए फूल पत्तियों का निर्माण। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय बनाया गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। अंग्रेज समझते थे कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई गई थी, उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अतः कथन तीन सही है। उल्लेखनीय है कि स्थापत्य शैली की भूमध्य सागरीय उत्पत्ति के कारण इसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना जाता था। देखिए, मतलब कि ऐसी शैली जो होती थी, मतलब इस तरह से भवन बनते थे, बहुत खुले खुले भवन होते थे, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मतलब कि बहुत ही अच्छा था उन लोगों के लिए, ठीक है, मतलब मौसम के अनुकूल होते थे भवन। 1833 में बंबई का टाउन हॉल इसी शैली में बना है। अगर प्रश्न आ जाएगा कि बंबई का टाउन हॉल किस शैली में बना है, तो इसी शैली में बना है, जिस शैली के बारे में जानकारी आप लोग को दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नव गॉथिक शैली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करिए। नव गॉथिक शैली, अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नव गॉथिक शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा।
तो यह आपका नव गॉथिक शैली की क्या है, विशेषता है। इस शैली का उद्गम गिरजाघरों से हुआ था, यह भी आपकी विशेषता है। बंबई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इसी शैली हुआ है, तो बंबई के बुनियादी ढांचे का निर्माण भी इसी शैली में हुआ है, नव गॉथिक शैली में। तो 1 2 3 तीनों बातें सही हैं। हाँ, 1 2 3 तीनों बातें सही हैं, विकल्प डी। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नव गॉथिक शैली में ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा की इसकी प्रमुख विशेषता है। इस शैली का उद्गम गिरजाघरों से हुआ था। बंबई के बुनियादी ढांचे का निर्माण भी इसी शैली में किया गया है, मतलब बंबई के जितने भी भवन हैं शुरुआती अंग्रेजों के भवन, वो इसी शैली में बने हैं। उल्लेखनीय है कि सचिवालय, बंबई विश्वविद्यालय तथा उच्च न्यायालय जैसी इमारतों का निर्माण इस शैली में किया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इस समय जो पुराना जो बंबई का सचिवालय है या बंबई विश्वविद्यालय कब बना था, बंबई विश्वविद्यालय 1857 में बना था। ठीक है, उच्च न्यायालय जैसी इमारतों का निर्माण कब किया गया था, बंबई का जो उच्च न्यायालय बना था 1862 में बना था, तो इसी शैली में बना है भाई। ठीक है, इस शैली की सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनल्स है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। ठीक है, तो ये देखिए, इन सब भवन का जो निर्माण किया गया है वह किसमें किया गया है, इसी नव गॉथिक शैली में किया गया है। और नव गॉथिक शैली का विशेषता आप लोग अच्छे से समझना है। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में भारतीय और यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। भारतीय और यूरोपीय दोनों की विशेषताएं किस स्थापत्य शैली में देखने को मिलती हैं। इंडो सारासोनिक शैली, इंडो सारासोनिक शैली, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। इंडो सारासोनिक स्थापत्य शैली में भारतीय और यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सोरोसेन शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए किया करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों और मेहराबों से यह शैली काफी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यह चैप्टर आपका बहुत ज्यादा लंबा है, इसका प्रश्न और इसका जो व्याख्या है इसे आप अच्छे से देख लें। 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो गुजराती शैली का उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया, बंबई में है। कब बना था, 1911 में बना था। सभी बातें ध्यान में रखिएगा। राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। इसे परंपरागत गुजराती शैली में बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, जमशेद जी टाटा ने एक होटल बनाया था, ताज होटल, बंबई का ताज होटल है। ठीक है, इसको किसने बनवाया था, जमशेद जी टाटा ने बनवाया था, और वह भी किस शैली पे है, गुजराती शैली पर ही बना है जमशेद जी टाटा का ताज होटल। प्रश्न 23 देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, तो 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है, 1911 में बनाया गया था, विकल्प डी। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुआ था कब, 1911 में। 1911 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। प्रश्न 24, बंबई मद्रास कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। अभी हमने आपको बताया भी है कि 1857 में तीनों जगह विश्वविद्यालय बने थे, बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में। ठीक है, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, और 3 जगह न्यायालय कहाँ बने थे, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, तीनों जगह। उच्च न्यायालय कब बना था, 1862 में। तो 1862 में तीनों जगह उच्च न्यायालय, और विश्वविद्यालय तीनों जगह 1857 में। तो यह दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। बंबई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय की शुरुआत 1857 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, पहली स्पिनिंग व्हील वीविंग मिल की स्थापना कहाँ और कब की गई थी। पहली स्पिनिंग व्हील और वीविंग मिल की स्थापना कहाँ और कब की गई थी, तो बंबई में की गई थी 1857 में। पहली स्पिनिंग व्हील एवं वीविंग मिल की स्थापना कहाँ और कब की गई थी, तो बंबई में की गई थी 1857। पहली स्पिनिंग व्हील और वीविंग मिल की स्थापना बंबई में 1857 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो यह कब की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है, उच्च न्यायालय की बात नहीं किया जा रहा है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
यह नियम था रेगुलेटरी एक्ट में कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय बना कब था? 1774 में बना था। तो 1774 में बनता है, लेकिन रेगुलेटरी एक्ट 1773 के प्रावधान के अनुसार 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनता है। तो यह 1773 है, तो आप कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, लेकिन अगर 1774 रहेगा तो 1774 ही आप इसे सटीक मानिएगा। ठीक है। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, बीपीएससी पीजीटी के लिए, एसएसबी पीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी आपको का कोर्स कराया जाएगा, यूजीसी नेट भी कराया जाएगा और सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको टीआरई 3.0 का नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, केवल 799 रुपए में नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।